नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे और तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, यूपीपीएससी के द्वारा जो आरओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है संभवतः फरवरी के प्रथम सप्ताह में, और 99.99% चांस है कि वो जो परीक्षा है वो 4 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल के द्वारा इतिहास की अभी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम नोट्स मेकिंग कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें हम एक टॉपिक का पूरा अध्ययन करते हैं, एक वीडियो में बहुत तेजी से अध्ययन करते हैं ताकि एक बेहतरीन किस्म के नोट्स आप तक पहुंच सकें और आप इन पेड बैचेस के चंगुल से बच सकें। तो दोस्तों जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमने सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल को देखा, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, फिर वैदिक सभ्यता को देखा, उसके बाद बौद्ध धर्म को देखा, जैन धर्म को देखा और फिर हमने देखा महाजनपद को। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मगध के प्रारंभिक राजवंश। देखिए, महाजनपद जो हमने पढ़े 16 महाजनपद, उनमें से एक महाजनपद मगध महाजनपद भी था और हमने देखा कि बुद्ध के उपरांत केवल एक ही महाजनपद बचा था जो कि मगध महाजनपद था। यानी बाकी के जितने भी जनपद थे वो धीरे धीरे इसी मगध महाजनपद में प्रवेश कर गए, इसी महाजनपद में सम्मिलित हो गए। तो अब जो बचा है वो केवल मगध था। तो हमें जो विस्तार से पढ़ना होता है दोस्तों वो मगध महाजनपद के विषय में ही पढ़ना होता है। तो अब हमारे राजवंश प्रारंभ होंगे, जहां हम एक एक राजा को पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला राजवंश कौन सा था, इस बातों में थोड़ा सा विवाद हो जाता है दोस्तों। अगर बात करें हम पुराणों की, तो पुराणों के अनुसार मगध के वर्षों का नहीं, वंशों का, मगध के वंशों का जो क्रम है वह कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले बृहद्रथ वंश। महाभारत में आपने कथा पढ़ी होगी जरासंध की, ठीक है। कंस का ससुर था जरासंध, फिर भीम के द्वारा उसकी हत्या की गई थी। तो उसी जरासंध के पिता थे बृहद्रथ। जरासंध का जो शासन था वो मगध पर ही था। तो बृहद्रथ उसके पिता के नाम पर इस वंश को बृहद्रथ वंश कहा जाता है। इसके उपरांत प्रद्योत वंश है, फिर शिशुनाग वंश है और फिर नंद वंश है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो वो इस बृहद्रथ वंश और प्रद्योत वंश के बारे में बात नहीं करता। वो एक हर्यक वंश, एक नया वंश बताता है, हर्यक वंश, और उसके उपरांत शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। तो शिशुनाग वंश और नंद वंश तो कॉमन है, लेकिन यहां पर एक वंश दिया हुआ है आपके हर्यक वंश और यहां पर 2 दिए हुए हैं बृहद्रथ वंश और प्रद्योत वंश। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें दोस्तों? तो फिर हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। हम बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हर्यक वंश का जो पहला संस्थापक है, पहला राजा है, वो बिंबिसार है। यानी ये बात तो हिस्टोरिकली हमारे पास इसके तो साक्ष्य मौजूद है, बाकी की कथा और कहानियां हैं। लेकिन जब कभी भी पूछा जाए कि मगध का पहला राजवंश कौन सा था और उसमें बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश दोनों दे रखे हो और इस तरह हिसाब से न पूछा जाए कि पुराणों के अनुसार या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, तब आप बृहद्रथ वंश कर दीजिएगा। यानी बीच का रास्ता यही है। बौद्ध ग्रंथों को मानेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, पर उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि 2 और वंश है, बृहद्रथ वंश और प्रद्योत वंश, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और अब एक एक करके एक एक वंश को पढ़ेंगे। बृहद्रथ वंश को हम नहीं पढ़ने वाले, प्रद्योत वंश को भी हम नहीं पढ़ने वाले। हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, क्योंकि प्रद्योत वंश के विषय में हम कुछ जानते नहीं और बृहद्रथ वंश के विषय में हम सिर्फ ये जानते हैं कि जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था, और क्या, ना तो कभी प्रश्न कोई आता है और ना ही हमें पढ़ने की जरूरत है। तो हर्यक वंश को देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपको पता ही है ये नोट्स मेकिंग क्लास हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट हम चलते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, लिख लिख करके इन्हें याद कीजिए दोस्तों। आप जब पूरे नोट्स बना लेंगे, जब हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि केवल प्राचीन भारत के इतिहास के नोट्स से ही आपकी एक कॉपी पूरी भर जाएगी। चलिए, 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक मगध की सत्ता पर हर्यक वंश का अधिकार रहा। यानी हर्यक वंश का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। देखिए, हर्यक वंश का टाइम पीरियड याद रख लीजिएगा, बाकी सब अलग अलग किसी भी राजा का टाइम पीरियड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। ये 400, ये बिंबिसार का टाइम पीरियड है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। आपको जो है याद रखने की आवश्यकता नहीं है। याद आप रखना चाहते हैं तो हर्यक वंश का याद रख लीजिएगा, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। बिंबिसार को मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो वास्तविक जो सत्ता है, जो इतिहास है मगध का, वो बिंबिसार यानी हर्यक वंश से ही प्रारंभ होता है। तो पुराणों के अनुसार हो सकता है कि जयद्रथ ने या जयद्रथ के पिता बृहद्रथ ने मगध वंश की स्थापना की हो, पर जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? वो बिंबिसार है दोस्तों। ठीक है, वो कौन है? वो बिंबिसार है। 15 वर्ष की आयु में मगध की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। तो मगध का जो पहला शक्तिशाली राजा हुआ वो, या जिसे हम कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन है? तो वो बिंबिसार है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तो कहता है बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस है, जबकि पुराणों में जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? वो नाम मिलता है शैत्रुजस। क्या नाम मिलता है? शैत्रुजस। बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। यह मगध का पहला शासक था जिसने बड़ी एवं स्थायी सेना रखी। तो प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे पहले स्थायी सेना रखने वाला राजा कौन था? तो बिंबिसार, यानी कि पहला ही राजा। देखिए वैदिक काल में राजा होते थे, लेकिन कई नाम आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। महाजनपद काल के कुछ नाम मिल रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी कोई स्थायी सेना नहीं रखी है। पहली बार जो स्थायी सेना रखने वाला है वो बिंबिसार ही है। इसी कारण जैन साहित्यों में इसे श्रेणिक, श्रेणीय, सेनाय या सैनीय कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, श्रेणिक किसे कहा गया है? बिंबिसार को। श्रेणीय बिंबिसार को, सेनाय बिंबिसार को, और सैनीय भी बिंबिसार को ही कहा गया है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध, मित्रता और विजय की नीति के द्वारा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। यानी अगर वैवाहिक संबंधों से बात बन जाए तो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, मित्रता से बात बन जाए तो मित्रता के माध्यम से, नहीं तो विजय करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया है। देखिए बौद्ध ग्रंथ महाबग्गा के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थीं। देखिए इस तथ्य को माना नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बिंबिसार, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थीं, तो महाबग्गा के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थीं। हालांकि इस तथ्य को माना नहीं जाता, विवादित तथ्य है। बिंबिसार ने 3 विवाह किए हैं। तो 500 विवाह तो हमें नहीं पढ़ने, पर इसके 3 विवाह हैं जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित विवाह हैं, उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके इंपॉर्टेंट हैं इसके विवाह। इसकी पहली पत्नी थी दोस्तों महाकौशला। यह कौशल राज की पुत्री थी। ध्यान रखना, प्रसेनजित बाद में हम पढ़ेंगे, अजातशत्रु के समय में कौशल का राजा था, पर यह प्रसेनजित की पुत्री नहीं थी बल्कि प्रसेनजित की बहन थी। प्रसेनजित की पुत्री तो वजीरा है, जिसकी शादी अजातशत्रु से होगी, बिंबिसार के बेटे से। लेकिन जो महाकौशला थी वो प्रसेनजित की कौन थी? तो बहन थी, और प्रसेनजित के पिता कौशल राज की पुत्री थी। इस विवाह के फलस्वरूप बिंबिसार को काशी प्रांत दहेज में मिला। इसलिए यह विवाह इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हमने 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद पड़ा था काशी, और आपको बता दें सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो उस समय प्राप्त होता था वो इस काशी से ही होता था। 1 लाख की वार्षिक आय। आज का 1 लाख मत सोचिएगा, उस समय आज का 100 करोड़ होगा ये। तो उस जमाने में 1 लाख की जो वार्षिक आय थी वो काशी प्रांत से मिलती थी, और काशी प्रांत को दहेज में दे दिया है कौशल राज ने। किसे? बिंबिसार को। तो विवाह की नीति के माध्यम से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और इस कौशल राज की पुत्री का नाम क्या है? महाकौशला। बात करें इसकी दूसरी पत्नी की, तो वो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसे छलना नाम भी मिलता है। ज्यादातर नाम क्या मिलता है? चेलना। तो बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम चेलना था, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी नरेश चेटक की ये पुत्री थी, और इसी चेलना से अजात शत्रु का जन्म हुआ है। तो अजात शत्रु किसका पुत्र था? महाकौशला, चेलना, क्षेमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो अजात शत्रु चेलना का पुत्र था। जबकि इसकी तीसरी पत्नी कौन थी? ये थी क्षेमा, जो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। और ध्यान रखिएगा, ये जो क्षेमा थी, ये बुद्ध की शिष्या भी थी। बुद्ध की
शिष्या। तो इनकी 3 पत्नियों के नाम हमने पढ़े, एक का नाम है महाकौशला, एक है चेलना और एक है क्षेमा। और चेलना से ही अजातशत्रु का जो है जन्म भी हुआ है। अब कुछ मित्रता की नीति देखें तो बिंबिसार के मित्रों के बारे में बात करें तो इसका एक मित्र है दोस्तों अवंती नरेश चंड प्रद्योत। तो शक्तिशाली था ये भी। अवंती नरेश चंद प्रद्योत से बिंबिसार ने लड़ने की बजाय क्या कर ली, मित्रता कर ली। और अवंती नरेश को पांडु रोग ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को अवंती नरेश के दरबार में भेजा। पता नहीं कितनी बार ये पेपर पूछा गया है कि बिंबिसार ने किसे अवंती नरेश के दरबार में भेजा, तो जीवक को भेजा। बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को कहां भेजा, तो अवंती नरेश के दरबार में भेजा। किसके दरबार में भेजा, तो चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा। इस तरीके से बदल बदल के प्रश्न आते रहते हैं। साथ ही रेरुक या जिसे हम वर्तमान सिंध कहेंगे उसके राजा रुद्रायन और गांधार नरेश पुक्सुसाती भी बिंबिसार के मित्र थे। इस फैक्ट को आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये इसको हाईलाइट कर दीजिए, ये हेडिंग है। थोड़ी सी यहाँ पे हेडिंग रह गई है मुझसे, तो ये हेडिंग है, ठीक है ना। ओके दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बिंबिसार की विजय नीति, ये हेडिंग है। चलिए आगे देखते हैं। तो बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 16 महाजनपदों में से एक काशी तो बिंबिसार को दहेज में मिल गया और एक अंग को इसने जीत लिया है। और उस समय अंग का राजा कौन है, तो अंग का राजा है दोस्तों ब्रह्मदत्त। यानी ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया है बिंबिसार ने। और अपने पुत्र अजातशत्रु को मगध का उपराजा नियुक्त कर दिया है। यानी अजातशत्रु को मगध का उपराजा नियुक्त कर दिया। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि अंग को किसने मिलाया था मगध साम्राज्य में, तो बिंबिसार ने। अच्छा, अंग की राजधानी क्या थी या काशी की राजधानी क्या थी, तो अंग की राजधानी थी चंपा, काशी की राजधानी थी वाराणसी। चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी गई। तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। उसके बाद मगध के सिंहासन पर कौन बैठा, अजातशत्रु बैठा। ठीक है, तो एक जैन ग्रंथ है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है औवेय सुत्त। इसके अनुसार इतिहास में कुणिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अजातशत्रु को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो कुणिक के नाम से। और सैनिय के नाम से किसे जाना जाता है या शैणिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है बिंबिसार को। अच्छा, अजातशत्रु का वज्जी संघ के साथ संघर्ष हुआ। और वज्जी संघ के साथ संघर्ष के समय वैशाली का जो राजा था वो कौन था, तो वो था दोस्तों चेटक। अजातशत्रु द्वारा वज्जी संघ के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रथ मूसल और शिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया गया। तो भारत में सबसे पहले रथ मूसल और शिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किसने किया, तो अजातशत्रु ने किया। किसके विरुद्ध किया, तो वज्जी संघ के विरुद्ध किया। और वज्जी संघ जो गणतंत्रात्मक महाजनपद था उसमें उसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। और वैशाली का राजा उस समय कौन था, चेटक, लिच्छवी था वो भी। ठीक है, जब अजातशत्रु का वज्जी संघ के साथ संघर्ष हुआ तो लंबे समय तक अजातशत्रु वज्जी संघ को जीतने में असफल रहा। तब उसने गौतम बुद्ध से परामर्श एवं सहायता मांगी। तब गौतम बुद्ध द्वारा अजातशत्रु को वज्जी संघ को जीतने का मार्ग दिखाया गया। अब आप कहोगे गौतम बुद्ध ने क्यों दिखाया जीतने का मार्ग, वो तो अहिंसा की बात करते थे, तो हिंसा को समाप्त करने के लिए दिखाया था। क्यों, क्योंकि न तो वज्जी संघ झुकने को तैयार था और ना ही अजातशत्रु। और युद्ध में न जाने कितने सैनिकों की रोज मृत्यु हो रही थी, तो कम से कम कोई एक जीत जाए तो ये विध्वंस तो टले। इस वजह से गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु को वज्जी संघ को जीतने का मार्ग दिखाया, योजना उन्हें बताई। और इस योजना के फलस्वरूप अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने वज्जी संघ में फूट डाल दी। वत्सकार और अजातशत्रु ने लड़ने का नाटक किया। वत्सकार जाकर के वज्जी संघ में शामिल हो गया और अंदर ही अंदर रहकर उसने जो है वज्जी संघ में फूट डाल दी, जिस वजह से अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया। तो काशी बिंबिसार को दहेज में मिला, अंग को बिंबिसार ने जीत लिया,
वज्र संघ को किसने जीत लिया है? तो वज्र संघ को अजात शत्रु ने मगध जनपद में मिला लिया है। कौशल के साथ भी इसका संघर्ष हुआ है। बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय के अनुसार काशी को लेकर अजात शत्रु एवं कौशल नरेश प्रसेनजित के मध्य संघर्ष हुआ। क्यों हो रहा है संघर्ष? तो देखिए, कौशल राज की पत्नी, जब प्रसेनजित राजा नहीं था तो कौशल राज की पुत्री थी, पत्नी नहीं पुत्री थी। कौन? महाकौशला, यानी प्रसेनजित की बहन थी महाकौशला। उसकी शादी हुई थी बिंबिसार से और तब काशी दहेज में दिया गया था। लेकिन जब अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी तो उनके लिए तो उनके दामाद की हत्या करी ना, और महाकौशला का पुत्र तो गद्दी पर नहीं बैठा, गद्दी पर तो अजात शत्रु बैठा है जो कि चेलना का पुत्र है। तो ये बात प्रसेनजित को अच्छी नहीं लग रही है कि उसके जो है जीजा की हत्या कर दी है और गद्दी पर बैठ गया है, तो उसने काशी को वापस ले लिया। अब एक बात बताइए, 1 लाख का रेवेन्यू आता है काशी से और अजात शत्रु से आप काशी छीन लोगे तो चुप तो नहीं रहेगा, तो इसलिए संघर्ष हुआ। पर अंत में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित द्वारा अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु से कर दिया गया। उसने कहा कि एक काम करो, हमने अपने जीजा को दिया था काशी, तो तुम दामाद बन जाओ मेरी पुत्री वजीरा से विवाह कर लो, मैं तुम्हें भी काशी वापस कर दूंगा। तो प्रसेनजित की पुत्री थी वजीरा, उससे शादी कर ली अजात शत्रु ने और अजात शत्रु को काशी वापस मिल गया। संघर्ष का इस प्रकार अंत हुआ। 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजात शत्रु अपने ही पुत्र उदायन के हाथों मारा गया। तो अजात शत्रु की हत्या किसके द्वारा कर दी जाती है? तो अजात शत्रु की जो हत्या है वो उसके बेटे उदायन के द्वारा। तो बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजात शत्रु ने करी, अजात शत्रु की हत्या उसी के बेटे उदायन के द्वारा कर दी गई। इसी वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अजात शत्रु द्वारा पाटलिपुत्र में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। हमने विस्तार से चर्चा कर ली है इस प्रथम बौद्ध संगीति की जब हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा था। याद कीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राजगृह में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता करी थी महाकश्यप ने। क्या हुआ था इसमें? तो इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। चलिए उदायन के विषय में देखें तो उदायन से क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो एक तो यही कि इसने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर मगध की सत्ता हासिल करी थी। यह जैन मतानुयायी था। तो बिंबिसार किस धर्म को मान रहे हैं? बिंबिसार गौतम बुद्ध के शिष्य थे, गौतम बुद्ध को मान रहे हैं, बुद्ध धर्म को मान रहे हैं। अजात शत्रु भी बुद्ध धर्म को मानता है, पर उदयन किसे मानता है? तो जैन मतानुयायी को। तो ऐसे आ जाएगा, निम्न में से कौन सा हर्यक वंशी राजा जैन मतानुयायी था? बिंबिसार, अजात शत्रु, उदायन या उपरोक्त सभी? तो कौन है? जैन मतानुयायी कौन था? उदायन। इसी वजह से जैन ग्रंथ जो हैं इस उदायन को पितृहंता शासक नहीं मानते। क्यों? क्योंकि एक राजा जो उस धर्म को मान रहा है, उस धर्म को संरक्षण दे रहा है, तो ये जैन धर्म चाहता था कि हमें संरक्षण मिलता रहे और बुद्ध धर्मों के ऊपर हमारी स्थिति प्रिवेल करे। तो इसलिए जिस राजा के द्वारा उन्हें शरण दी जा रही है, जिस राजा के द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, उस राजा के अगेंस्ट क्यों बोला जाए? तो सारी दुनिया, सारे धर्म, सारे ग्रंथ जब ये कह रहे हैं कि उदायन पितृहंता शासक है, अजात शत्रु भी एक पितृहंता शासक था, तब जैन मतानुयायी, जैन ग्रंथ कह रहे हैं कि अजात शत्रु तो पितृहंता शासक था, पर उदायन जो है वो पितृहंता शासक नहीं था। पर वास्तव में ये पूरा का पूरा वंश ही पितृहंता वंश है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उदायन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर, कहां पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी और राजगृह के स्थान पर मगध की नई राजधानी बनाया। तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, जिसे हम ग्रीवरज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जरासंध के द्वारा पहली बार ग्रीवरज को अपनी राजधानी बनाया गया था, उसके बाद वही राजधानी चली आ रही थी। लेकिन उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक नया नगर बसाया जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, और मगध की नई राजधानी भी बनाया। तो उदयन ने पाटलिपुत्र भी बसाया और उदयन ने ही नई राजधानी भी बनाया है पाटलिपुत्र को, मगध साम्राज्य की।
उदयन के उपरांत अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक राजा बने हैं और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? वो नागदशक है दोस्तों। इसकी हत्या उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा कर दी गई। तो नागदशक की हत्या, देखिए नाग नाग दोनों हैं, दोनों में नाग आ रहा है तो ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, उसकी हत्या शिशुनाग ने करी है और इसी वजह से शिशुनाग के नाम पर ही उसके वंश को शिशुनाग वंश कहा जाता है। हालांकि इसमें दो ही राजा पढ़ने हैं आपको, एक तो शिशुनाग और एक कालाशोक। तो चलिए सबसे पहले हम शिशुनाग को देख लेते हैं। शिशुनाग से भी कुछ अच्छे प्रश्न आते हैं दोस्तों। क्या? एक तो ये जो है शिशुनाग वंश का संस्थापक था, तो इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? वो शिशुनाग है और इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। शिशुपाल नहीं, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश पड़ा। शासक बनने से पूर्व शिशुनाग जो है वो बनारस का राज्यपाल था। ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि शासक बनने से पहले शिशुनाग कहाँ का राज्यपाल था? तो वो बनारस का राज्यपाल था, काशी का राज्यपाल था। ठीक है, काशी मिली थी ना बिंबिसार को दहेज में, और फिर अजातशत्रु को भी बाद में मिल गई जब उसने वजीरा से कर ली। तो मगध के पास ही काशी बना हुआ है, तो उन्होंने शिशुनाग को बनारस का राज्यपाल बना करके भेजा था, पर इसी शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। जब ये राजा बन गया तो इसने वत्स और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। काशी को किसने मिलाया? चाहे दहेज के रूप से मिलाया, पर किसने मिलाया? तो बिंबिसार ने। वज्जी संघ को किसने मिलाया? अजातशत्रु ने। वत्स और अवंती को किसने मिलाया है? तो शिशुनाग ने। बड़े बड़े जो महाजनपद हैं वो शामिल हो गए हैं मगध में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि शिशुनाग के द्वारा किन को मिलाया गया? तो वत्स और अवंती को, इन्हें मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसके विषय में जो एक और फैक्ट पूछा जाता है वो ये कि शिशुपाल ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। देखिए कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी, पर ये सही नहीं है। वैशाली को इसने दूसरी राजधानी बनाया था, यानी पाटलिपुत्र तो राजधानी है ही, साथ में एक राजधानी और बना दी जिसका नाम था वैशाली। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक राजा बना है। कालाशोक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया है वैशाली में। इसका नाम पुराणों, बौद्ध और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। तो कालाशोक को जो है किस और नाम से भी जाना जाता था? तो काकवर्ण के नाम से भी इसे जाना जाता था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः केवल पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, यानी वैशाली को भी राजधानी बना दिया था किसने? शिशुनाग ने। पर जब कालाशोक राजा बना तो उसने कहा नहीं, केवल एक ही राजधानी रहेगी एक साम्राज्य की, और वो राजधानी कौन सी होगी? वो राजधानी होगी पाटलिपुत्र। बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद नामक नाई ने चाकू मारकर हत्या कर दी। देखिए महापद्मानंद जो है ये कौन है? तो ये नंद वंश के संस्थापक हैं। बाणभट्ट तो कह रहा है कि इन्होंने जो है काकवर्ण की या कालाशोक की हत्या कर दी है जब कालाशोक अपनी राजधानी में घूम रहा था। पर महाबोधि वंश बौद्ध ग्रंथ है, वो क्या कह रहा है कि कालाशोक की हत्या नहीं करी है महापद्मानंद ने, बल्कि कालाशोक के 10 पुत्र हैं जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया है। तो फिर महापद्मानंद कैसे हत्या कर सकता है कालाशोक की? नहीं, कालाशोक के 10 पुत्र हैं जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया है, और इन 10 पुत्रों में से जो अंतिम था वो था नंदिवर्धन और महानंदिन, जिसकी हत्या महापद्मानंद द्वारा की गई है। तो बाणभट्ट के द्वारा अनुसार महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या करी है, जबकि महाबोधि वंश जो ग्रंथ है उसके अनुसार नंदिवर्धन और महानंदिन इस वंश का अंतिम राजा था जिसने हत्या करी है किसकी? कालाशोक की। तो ये वाला फैक्ट है, ये ज्यादा प्रामाणिक है, इसे माना जाता है। तो इसी के अनुसार आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना होगा। चलिए आगे देखते हैं।
तो शिशुनाग वंश के बाद जिस वंश ने मगध की सत्ता पर रूल किया है, मगध की सत्ता पर बैठा है, वो कौन है? नंद वंश है। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिन या नंदीवर्धन, इसकी हत्या कर दी है किसने? महापद्मनंद ने, और गद्दी पर बैठ गया। ध्यान रखिएगा, नंद वंश इतिहास का पहला अक्षत्रिय राजा था, यानी महापद्मनंद क्षत्रिय नहीं था, तो ये इतिहास का पहला अक्षत्रिय राजा हुआ। और इस वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद। बात करें महापद्मनंद की, तो इसकी उपाधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारी उपाधि हैं। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। तो इसकी पहली उपाधि क्या हो गई? पहली उपाधि हो गई इसकी उग्रसेन। ठीक है, इसके अलावा इसे दूसरा परशुराम भी कहा जाता है, एक राट भी कहा जाता है, सर्वक्षत्रांतक भी कहा जाता है, और परशुराम जी के ही नाम के अनुसार इन्हें भार्गव भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें दूसरा परशुराम? क्योंकि परशुराम जी ने 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और ये जो महापद्मनंद था, ये स्वयं क्षत्रिय नहीं था, और ये भी क्षत्रियों का नाश कर रहा है, इसने बहुत सारे क्षत्रियों को मरवाया, इस वजह से इसे दूसरा परशुराम या भार्गव के नाम से जाना जाता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कलिंग पर महापद्मनंद ने आक्रमण किया, उसे जीत लिया। क्योंकि अपने इलाके में तो नहर खुदवाओगे, आपको बाथरूम बनवाना तो अपने घर में बनवाओगे या पड़ोसी के घर में? तो अगर महापद्मनंद ने कलिंग में नहर खुदवाई है, इसका मतलब है कि महापद्मनंद के द्वारा कलिंग को जीत लिया गया है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर भी खुदवाई थी। संस्कृत व्याकरण के रचयिता पाणिनि के ग्रंथ का नाम क्या है? पाणिनि के ग्रंथ का नाम है दोस्तों अष्टाध्यायी। तो संस्कृत व्याकरण के रचयिता पाणिनि जो थे वो महापद्मनंद के समकालीन और उनके मित्र भी थे। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए हैं, और इस वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है दोस्तों? तो वो है धनानंद। तो एक बार थोड़ा धनानंद और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीस कह करके पुकारा है। देखिए, ये जो नाम है इनसे प्रश्न अक्सर बनते हैं। जैसे अग्रमीस किसे कहा जाता है, सेंड्रोकोट्स किसे कहा जाता है, एंड्रोकोट्स किसे कहा जाता है, एमिथ्रोकेट्स किसे कहा जाता है, या अमित्रघात किसे कहा जाता है? तो सबके उत्तर अलग अलग हैं। हमने चर्चा करी, हम मतलब आगे चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। वहीं यूनानियों ने अग्रमीस कह करके किसे पुकारा है? तो धनानंद को अग्रमीस कह करके पुकारा है। नंद वंश का जो अंतिम शासक है धनानंद, उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीस कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था, या हम कहें कि जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय जो राजा था वह धनानंद ही था। धनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लगाए, इस कारण जनता जो है वो बहुत ज्यादा त्रस्त थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, और मन ही मन चाहती थी कि धनानंद का नाश हो। धनानंद के दरबार में तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य आए थे। चाणक्य, इन्हें क्या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र की इन्होंने रचना करी थी। आगे हम जो है इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे जब हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे। तो धनानंद के दरबार में तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य आए थे, किंतु धनानंद ने इनका अपमान कर दिया। इससे क्रोधित होकर चाणक्य ने नंद वंश के नाश की प्रतिज्ञा ली। कहानियों के रूप में आप सभी ने ये कहानी जरूर पढ़ रखी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन हमारे लिए इतिहास इंपॉर्टेंट होता है, तो तिथि याद रखिएगा 322 ईस्वी में चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी। तो मौर्य वंश का शासन कब प्रारंभ माना जाता है? 322 ईस्वी में। आगे नंद वंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया है। तो ध्यान रखिएगा, नंद वंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। इससे पूर्व हमने हर्यक वंश के शासक उदयन को भी देखा कि वह भी एक जैन मतानुयायी था। महापद्मनंद का एक जैन मंत्री था कल्पक। धनानंद के जैन मंत्री का नाम शक्टार और स्थूलभद्र था।
वहीं धनानंद के सेनापति का क्या नाम था? तो धनानंद के सेनापति का नाम था दोस्तों भद्रसाल। दोस्तों ये थे मगध के प्रारंभिक राजवंश। इसके बाद हमारा कुछ विदेशी आक्रमण होंगे जिसमें हम सिकंदर को, ईरानियों को पढ़ेंगे, उसके बाद सिकंदर को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो है इतिहास के पहले किसी ऑर्गेनाइज वंश की स्थापना होगी जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं, उसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो तब तक आप जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लेकिन हाँ चैनल को थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। चलिए फिर, धन्यवाद।